हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 22 है। 21 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस डाले गए हैं इसमें वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है कि वीडियो को देखा कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी किया कीजिए। और हाँ देखिए, अगर कोई पहली बार अगर मेरे चैनल पे आ रहा है तो जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और ये प्रैक्टिस सेट जो है कि 22 है, तो 1 से 21 तक प्रैक्टिस सेट चैनल पे जाएंगे प्ले लिस्ट में तो आपको मिल जाएगा 1 से 22 तक प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत उपाय का उपयोग किया था? मशीनों का उन्मूलन, ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, अहिंसा को अंगीकार करना और न्यायशीलता का सिद्धांत। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत उपाय का उपयोग किया था? तो ये किया था आपका चौथा ऑप्शन, व्यापक न्याय धारिता सिद्धांत का उपयोग किया था। व्यापक न्याय धारिता सिद्धांत का उपयोग किया था। ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? 1919, 1917, 1934, 1942। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? तो किस वर्ष में आरंभ किया? तो उन्होंने 1917 में आरंभ किया। देखिए नील की खेती करने वाले किसानों को महात्मा गांधी जी ने 1917 में सत्याग्रह करने के लिए कहा। ठीक है। देखिए चंपारण सत्याग्रह ये जो है कि 1917 में जो है कि गांधी जी के द्वारा ये पहला सत्याग्रह था। ठीक है। देखिए चंपारण में जो किसान थे वो तिनकठिया पद्धति के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। तिनकठिया पद्धति का मतलब क्या कि जो बगान मालिक थे, जो बगान मालिक किसान थे, उनको जो है कि अंग्रेज क्या करते थे कि जो भूमि थी उनके पास, उस भूमि का 3/20वां भाग पर नील की खेती करने के लिए प्रेरित करते थे अंग्रेज। ठीक है। कितने भाग पे? तो 3/20वां भाग पे। ठीक है। देखिए ये महात्मा गांधी जी का सफल और प्रथम सत्याग्रह था। क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह था और ये सफल भी था। ठीक है। इसी से प्रभावित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रेखा समानांतर है? अक्षांश, देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा जो है कि समानांतर है? कौन सी रेखा समानांतर है? देखिए अक्षांश होता क्या है? सबसे पहले देखिए ये चीज़ है, ये जो है क्या है? ये आपका जो है कि अक्षांश है। ठीक है। और ये क्या है? ये आपका देशांतर है। ठीक है। ये जो है कि ऐसे जो है ये आपका अक्षांश है और ऐसे वाला क्या है? देशांतर है। देखिए अक्षांश होता क्या है? ग्लोब पर निर्मित ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो क्षैतिज दिशा, मतलब कि ये क्षैतिज दिशा में पृथ्वी की सतह के समानांतर वृत्ताकार रूप में निर्मित होती है। वो क्या होती है? वो अक्षांश होती है। ठीक है। अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर ग्लोब या मानचित्र पर उत्तरी ध्रुव, मतलब ये, तथा दक्षिणी ध्रुव ये को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? ये देशांतर रेखा होती है। ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर समझ गए। ये जो है ये आपका भूमध्य रेखा है या विषुवतीय रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश में। ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा समानांतर होती है? तो समानांतर कौन सी है? तो ये है आपकी कौन सी रेखा? तो ये अक्षांश रेखा, ये वाली समानांतर है। ठीक है। नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। पूछा जा रहा है कि नाथुला दर्रा जो है कि किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका सिक्किम में। देखिए सिक्किम में है, डोगिकिया श्रेणी में ये स्थित है। और भारत चीन जब युद्ध हुआ था
तो अपने सामरिक महत्व के कारण जो है कि यह बहुत चर्चा में रहा था नाथुला दर्रा। ठीक है, देखिए दार्जिलिंग और चुंबी घाटी जो है उससे होकर के तिब्बत जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर के जाता है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है जो कि पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है? ठीक है, देखिए गोदावरी की हम बात करें तो गोदावरी यह जो है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और यह पश्चिमी घाट के नासिक मतलब कि महाराष्ट्र पहाड़ियों में जो त्रंबक है इससे जो है कि इसका उद्गम स्थल है गोदावरी का। ठीक है, अगर हम बात करें कृष्णा की तो यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। पहली नदी कौन है? गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की, और ये जो है कि दूसरी नदी है। ठीक है, यह जो है कि महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है, अगर हम बात करें महानदी की तो ये जो है कि महानदी यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंहवा से निकल करके पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और कटक उड़ीसा के निकट जो है कि ये बड़ा डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी ये कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़। तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट से नहीं है, ये दोनों तो पश्चिमी घाट से। अगर हम कावेरी की बात करें तो यह कर्नाटक के दुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी के निकट से निकल कर ये बहती है, ये भी पश्चिमी घाट की नदी है। तो पूछा जा रहा है कि पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है, तो ये तीनों तो पश्चिमी घाट से शुरू होती है, बट महानदी कहाँ से शुरू होती है? तो ये तो छत्तीसगढ़ जो है कि रायपुर जिले के सिंहवा से निकल करके होती है। तो ये क्या है? नहीं है पश्चिमी घाट से। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? कावेरी बेसिन, गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, कृष्णा बेसिन। पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी नदी कौन सी है? तो वो है कृष्णा बेसिन। ठीक है, पहला कौन सा है? तो पहला आपको बताया कि गोदावरी है, दूसरी जो है कि कृष्णा नदी है। देखिए कृष्णा नदी जो है कि यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। ठीक है, और कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकल करके दक्षिण पूर्व दिशा में 1401 किलोमीटर की लंबाई में ये बहती है। और इसका अपवहन क्षेत्र कितना है? तो इसका अपवहन क्षेत्र है 2,59,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका अपवहन क्षेत्र 2,59,000 वर्ग किलोमीटर में ये बहती है। देखिए इनका ये इतना क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो इनका क्षेत्र महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? कारक लागत पर उत्पादन, बाजार कीमतों पर उत्पादन, माल और सेवाओं एवं मूल्य ह्रास का अंतर, माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर। मूल्य वर्धित का अर्थ पूछा जा रहा है कि किसके मूल्य से है। ठीक है, तो देखिए माल की कीमत और उसके उत्पादन में इस्तेमाल किए गए सामग्री या आपूर्ति के लागत के बीच के अंतर को व्यक्त करने के लिए जो अर्थशास्त्र में इस्तेमाल किया जाता है उसे ही मूल्यवर्धित कहा जाता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? तो माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर से है। ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तीसरी, चौथी, पाँचवीं, सातवीं। पूछा जा रहा है कि कौन सी वो पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्ष की थी। ठीक है, देखिए अगर तीसरी की हम बात करें तो ये 1961 से 66 तक थी, ये जो है कि आपका 5 वर्ष चली। चौथी की हम बात करें तो ये 1969 से 74 तक थी। पाँचवीं कब से कब तक थी? तो ये 1974 से 79 तक इसका कार्यकाल था, बट ये जो है कि 78 में ही समाप्त हो गई। सातवीं कब से कब तक चली? तो ये जो है कि आपका 1985 से 90 तक। देखिए पांचवी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो कि 4 वर्ष तक चली। 1974 से
79 तक इसका टाइम पीरियड था, बट 78 में क्या हुआ, एक साल पहले जो है कि जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में, और 78 में ही इसको ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करने के बाद से एक नई योजना शुरू किया, जिसे हम क्या कहते हैं, अनवरत योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए ये योजना जो अनवरत योजना थी 78 में ख़त्म हो गई, तो 78 से 80 तक चली अनवरत योजना, 78 से 80 तक चली, और फिर 80 में क्या हो गई कि कांग्रेस की सरकार बन गई, तो फिर से जो है कि 80 के बाद से छठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना प्रारंभ की गई। सुकन्या समृद्धि खाता, बाल स्वच्छता मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इनमें से कोई नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कि किस योजना का प्रारंभ किया गया था, तो वो किया गया था सुकन्या समृद्धि खाता। देखिए इस योजना के अंतर्गत जो है कि जो 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां हैं उनका बैंक खाता अधिक ब्याज और आयकर लाभ से युक्त होगा। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना के सुकन्या समृद्धि खाता योजना के अंतर्गत। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये कब स्टार्ट किया गया था, तो ये जो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इन सब का संयुक्त पहल है ये। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब किया गया था, तो इनकी शुरुआत जो है कि किया गया था 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत किया गया था। और ये कहाँ पे किया गया था, जहाँ पे निम्न लिंगानुपात वाले जो हैं 100 जिलों में ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, देखिए लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो है कि लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी। घाटा बजट, शून्य आधारित बजट, निष्पादन आधारित बजट, अधिशेष बजट। पूछा जा रहा है कि यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी। देखिए सरकारी खर्च क्या है, अधिक है सरकारी राजस्व से, मतलब कि जितना मिल नहीं रहा है उससे अधिक खर्च हो जा रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो घाटा बजट होगा। सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। बैंक दर नीति, खुला बाजार प्रचलन, नकदी रिजर्व अनुपात, नैतिक दबाव। सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। देखिए नैतिक दबाव। देखिए ये जो है ना सेंट्रल बैंक का एक चयनात्मक साख नियंत्रण विधि है। नैतिक दबाव ये जो है कि परिमाणात्मक नहीं है ये। ठीक है, नैतिक दबाव जो है, देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिजर्व बैंक के द्वारा क्या होता है कि समय समय पर व्यापारिक बैंकों को मार्गदर्शन पत्र लिखे जाते हैं ताकि बैंक इस दिशा निर्देश के अनुसार कार्य कर सके, और इसे ही नैतिक दबाव कहा जाता है, मतलब इसे ही नैतिक दबाव की संज्ञा दी जाती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, स्वतंत्र न्यायपालिका में। भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उनके मन और आदर्शों की झलक कहाँ देखने को मिलती है, तो ये प्रस्तावना में देखने को मिलती है। ठीक है, प्रस्तावना में उनके मन तथा आदर्शों की झलक देखने को मिलती है। देखिए प्रस्तावना को जो है कि यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी भी कहे हैं कई सारे लोगों ने, या कही जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की हम बात करें तो ये भाग 4 में है, और ये है 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है। संसद एवं राज्य विधानसभा,
संसद, राज्य विधानसभा एवं राज्य विधान परिषद, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए। बात की जा रही है भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो किसके लिए चुनाव कराता है। देखिए निर्वाचन आयोग ये जो है कि अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 के तहत जो है कि इस आयोग के बारे में उपबंध किया गया है, निर्वाचन आयोग के बारे में। देखिए निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मेन कार्य है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना। स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है कि निर्वाचन सुनिश्चित करना भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसका मेन कार्य होता है। ठीक है, देखिए ये जो है कि संसद का चुनाव कराता है, उसके बाद से जो राज्य विधानमंडल हैं उनके प्रत्येक सदन का भी चुनाव कराता है। संसद का भी चुनाव कराता है, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का चुनाव कराता है, और राष्ट्रपति का भी चुनाव कराता है, और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कराता है, जो भारत का निर्वाचन आयोग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है। 380, 370, 356, 326। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है कि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है। तो किस अनुच्छेद के तहत, 356। देखिए राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत जारी की जाने वाली जो उद्घोषणा होती है उसको ही हम आम बोलचाल भाषा में क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। देखिए राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के बारे में ना 356 का 1 में क्या बताया गया है। 356 के 1 के तहत ये जो है जारी किया जाता है कब, अगर राष्ट्रपति को किसी भी राज्य का राज्यपाल रिपोर्ट देता है कि उस राज्य में जो भी चीज़ें चलाई जा रही है, शासन चलाया जा रहा है, वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। ठीक है, तो उस राज्य में जो है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर देता है वो। ठीक है, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 90। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है वो, तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 85। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 82 क्या कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन व राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 84 क्या कहता है कि संसद के सदस्य जो हैं, संसद के सदस्य उनके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है किसी गांव के बुजुर्ग नागरिकों को, किसी गांव की सारी आबादी को, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को। पूछा जा रहा है कि अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है, ये जो है कि आपका पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप से संचित होते हैं। ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सुक्रोज। कार्बोहाइड्रेट जो है ये शरीर के किस रूप में संचित रहते हैं, तो किस रूप में संचित रहते हैं, तो ये रहते हैं ग्लाइकोजन के रूप में संचित। देखिए यकृति जो है ना, यकृति आवश्यकता से अधिक शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रह कर लेता है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रावायलेट किरणें। पूछा जा रहा है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी जो है कि किसके प्रयोग करके किया जाता है, तो ये किया जाता है अल्ट्रासाउंड के प्रयोग करके।
किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। पूछा जा रहा है कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1900, 1905, 1906, 1902। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था 1906 में ढाका में। 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का उपयोग आमतौर पर किसके लिए होता है? उच्च आवर्त, माइक्रोवेव, डीसी और बिजली आवृत्तियों, इनमें से कोई नहीं। पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का उपयोग जो है कि आमतौर पे किसके लिए होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है हिस्ट्री विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है हिस्ट्री विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों से आप कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते तुरंत आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। देखिए इन सब सारे जगहों पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, एक कमेंट्स अच्छा सा कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।